नमस्कार, वेलकम टू आवर वेरी न्यू चैनल एट पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट्स। और आज के छोटे से सेशन में हम कल के एक ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने थोड़ी सी खलबली मचा दी है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में। और ये डीओपीटी का जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो ऑफिस मेमोरेंडम है पीरियोडिक रिव्यू के लिए। और ये पीरियोडिक रिव्यू के लिए जो मेमोरेंडम है वो आज का कोई नया नहीं है, बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन फिलहाल आकर के इसने वापस से वैसे ही खलबली मचा दी है जैसे 3 साल पहले मची हुई थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफ में कि ये मेमोरेंडम क्या है, क्या कह रहा है, क्या रूल्स रेगुलेशन लगते हैं इसके लिए, कौन कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं इससे अफेक्ट होने वाले हैं, बहुत ही ब्रीफ से सेशन में। एड पे कमीशन के लिए हमारा जो वेब पोर्टल है, डेडिकेटेड वेब पोर्टल अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। आप ऐसे इन ऑर्डर्स को, जो वेरियस ऑर्डर्स हैं, आप हमारी वेब पोर्टल www.nursing-smart.org पर इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप लिंक में भी मीन्स डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है ये ऑफिस मेमोरेंडम, कौन कौन से एम्प्लॉइज जो है इससे अफेक्ट होने वाले हैं, सब कुछ हम इसी सेशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं डेट 27 जून 2024 कल की डेट है। ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस का, डीओपीटी का, स्पेशली जिस डिपार्टमेंट को, जिसके अंदर भी डिपार्टमेंट आता है डीओपीटी, जिससे रूल रेगुलेशन जो है वो सारे के सारे जहां से मेनली डिफाइन होते हैं। जब से भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो डीओपीटी से हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं। हेडिंग अगर आप देखते हैं, सब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो हेडिंग ये कह रही है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का आपको पीरियोडिक रिव्यू करना है ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। और दो चीजें जो हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पीरियोडिक रिव्यू क्या है और किसके अंतर्गत करना है। दो रूल्स के अंडर में, एक एफआर रूल जो फंडामेंटल रूल्स जो है वो 56J है, और दूसरा एक पेंशन का जो रूल है, रूल 48 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। रूल 48 किसका है ये? सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। आपको पता होने चाहिए सीसीएस पेंशन रूल्स रिवाइज हो गए हैं 2021 में, तो उसमें ये पेंशन रूल जो है वो 42 में पड़ता है। ओके, तो जिन्होंने इसको साइन किया है वो क्या कहना चाह रहे हैं वो सब कुछ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर केवल और केवल दो रूल्स की बात हुई है, एक एफआर रूल 56J और एक रूल 48 सीसीएस पेंशन रूल जो है, पेंशन सीसीएस रूल जो है उसके बारे में यहां पर जो है वो डिस्कशन हुआ है। अब हम यहां पर इन्होंने बता रखा है कि जो चीजें हैं वो यहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं डीओपीटी जैसे हमने अपनी वेबसाइट पे यहां पर बताया है। और ये सब कुछ केवल और केवल गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है। ये तो हो गई इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअल में किया क्या जाना है और गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या चाह रही है। लोग सोच रहे होंगे जैसी गवर्नमेंट बनी हम मीन से अलग अलग आशाएं लगा के रखे हुए हैं कि क्या कि मीन से एड पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और नए जो कर्मचारी हैं 2004 के बाद के उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम स्क्रैप होकर के ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रिस्टोर होगी। इसके बीच में इसका वापस धमक जाना, और ये वापस को नया नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इसकी पहली बार शुरुआत जो है ये, हालांकि जिस समय से जो हमारे सीसीएस रूल्स बने हुए तभी से एग्जिस्ट, ऐसा नहीं कोई नया बना दिया किसी गवर्नमेंट ने आकर के, शुरू से है ये रूल्स। ठीक है, कभी इंप्लीमेंट नहीं किए गए, कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया गया कि कर्मचारी की जो एफिशिएंसी है, कॉम्पिटेंसी है, उनको लेकर के काम किया जाए, उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर के काम किया जाए। जो कॉम्पिटेंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, उन्हें थोड़ा सा सर्विस से जो है बाहर कर दिया जाए। 56 और ये जो 48 रूल्स की बात करें शुरू से है। इसकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में पहली बार 2016 में बात हुई, उसके बाद में 2020 में बात हुई, कोविड आया तो नहीं काम हुआ, 2022 में बात हुई है, और अब स्ट्रिक्ट ऑर्डर 2024 में फॉलो करने के लिए ये लिखा गया है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसके आज के ऑर्डर में अंदर कुछ भी नहीं लिखे हुए। हम रेफर करेंगे और इन्होंने भी रेफर किया है, जो ऑफिस मेमोरेंडम 2020 का 28 अगस्त 2020 का ऑफिस मेमोरेंडम है उसको हम रेफर करेंगे, और उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि मीन्स इसके तहत जो हो क्या क्या कहा जा रहा है। रूल 56J, रूल 48 सीसीएस पेंशन रूल्स किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जाना। हम आपको सिंपल वर्ड्स में बता दें कि ये कर्मचारियों के प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए है, प्री मेच्योर
रिटायरमेंट का प्रोविजन है इसके अंदर, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। ठीक है, अब कई लोग इसको जैसे मन से आप देखते हो, और इसीलिए हमने इसका थंबनेल भी इसी तरीके से रखा गया है कि क्या ये जबरन रिटायरमेंट है क्या, आप कह सकते हो, लेकिन ये इट्स नॉट लाइक दैट कि भी एग्जैक्टली ये कोई जबरन रिटायरमेंट है। ये कंपल्सरी रिटायरमेंट 1% भी नहीं है, पहली चीज। प्री मैच्योर रिटायरमेंट है, यानी समय से पहले रिटायरमेंट है। दूसरी चीज, 1% भी ये फोर्स रिटायरमेंट के अंदर नहीं आता है, जो कि जबरदस्ती किसी को रिटायर कर दिया जाता है। तीसरी चीज, ये जो सीसीएस रूल्स है उनके अंदर जो पनिशमेंट दे रखे हैं, एक तरीके से किसी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं है। बस डिपार्टमेंट अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो भाई अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, और जयराम जी की, भाई अब आप घर जाइए, हमें जरूरत नहीं है। अब क्या आप कहते हो कि भैया इतना सिंपली जितना आपने बोल दिया सर, उतना क्या पॉसिबल है क्या इस तरीके से किसी को जयराम जी की बोलना? जी नहीं है, लेकिन जो इसमें कहा गया है और जो इसमें प्रोविजंस हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इट्स प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये कोई पेनल्टी नहीं है, कोई कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं है। जिस तरीके से ये जो पेनल्टीज जो डिस्कस कर रखी है सीसीएस पेंशन रूल्स के अंदर, उस तरीके की कोई ये पेनल्टी नहीं है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं, एक्चुअल में जो है वो क्या चीजें फंडामेंटल रूल्स के अंदर में, और किसमें क्या चीजें और कौन कौन से इससे अफेक्ट होने वाले हैं। हम आपको बता दें, ऑफिस मेंबर तो आप पढ़ ही लेंगे, हम इनकी समरी बता दें कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो 3 कैडर के अंदर, 3 ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर है। ग्रुप डी आजकल रहा नहीं है, रेगुलर रिक्रूटमेंट तो गवर्नमेंट की ग्रुप डी के अंदर है ही नहीं, हालांकि ग्रुप डी जो है ऐसे तो एग्जिस्ट करता ही है पहले से। तो ये रिटायरमेंट जो कैसे किए जाएंगे, अगर हम ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करें तो इनके लिए रिटायरमेंट का प्रोविजन जो है वो क्या है, कंडीशंस क्या है। इनके लिए कंडीशन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय 35 साल की एज से नीचे ही रिक्रूट हो गया, 35 साल जब रिक्रूटमेंट हुआ तब उनकी एज 26, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल थी, इससे नीचे नीचे रिक्रूट हुए हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज को क्या किया जाना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके सभी को निकाल देंगे, ऐसे एम्प्लॉइज के लिए, ऑफिसर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए रिव्यू कमिटीज बैठेंगी और ये अंडर रिव्यू आएंगे, इनको रिव्यू किया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि 35 साल से जिनकी सर्विस हो, 35 साल के कम तो सबको किया जाए, जी नहीं। 35 साल की कम की एज में सर्विस में आए और जिनकी अभी फिलहाल एज जो है, एज ऑन डेट जब भी रिव्यू बैठना है उस समय में 50 साल की एज हो गई है, तो एक कैटेगरी तो है वो ये आ गई है। पहली चीज ग्रुप ए और बी के अंदर कि या तो आपकी एज 35 साल से कम है और फिर आप 35 साल से कम की एज में आप सर्विस में आ गए और 50 साल की जो है आपकी एज हो चुकी है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है सबके लिए, और इससे मतलब जो भी कुछ है, आपकी एज जो है वो 55 साल हो गई है, आपकी एज जो है वो 55 साल हो गई, चाहे आप 40 साल की एज में सर्विस में आए, 42 साल में आए, 45 साल में आए, कोई मैटर नहीं करती ये चीज, आपकी एज ही 55 साल आ गई है, तो ये अंडर रिव्यू आ पाएंगे। देखेंगे अंडर रिव्यू के अंदर अब क्या होगा, ठीक है ना, ग्रुप ए और बी के अंदर। ग्रुप सी में क्लियर कट सी बात है कि अगर आपकी 30 साल की सर्विस हो गई, अगर आपने 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कर ली है, ये क्वालिफाइंग सर्विस तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी चीज हो रही है और इसके लिए क्वालिफाई कर लिया आपने, 30 साल की सर्विस आपने दे दी है, तो वो इसके अंदर अंडर रिव्यू आएंगे। आप इसको इससे जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसके अंदर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ग्रुप ए या बी की पोस्ट के लिए 35 साल से कम आ गए, 50 साल की एज हो गई, अंडर रिव्यू होंगे, 55 साल की एज हो गई है, अंडर रिव्यू आएंगे। ग्रुप सी में जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने 30 साल कंटिन्यूअस सर्विस अपनी जो दे दी है, वो अंडर रिव्यू यहां पर आने हैं। अब क्या करेंगे, पहले ये बता देते हैं, समरी यहां पर बता देते हैं क्या होगा इनका, कि क्या जयराम जी के ऐसे ही बोल देंगे, वो तो देखेंगे कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। एक चीज, वो कैसे निकाला जा सकता है, एम्प्लॉय को कैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। दो चीजें हैं, किस चीज का हवाला देख करके, पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देख करके, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी सर्विसेज जो हैं अब हमें आगे नहीं चाहिए, आपकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमें का मतलब पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पब्लिक फंड्स का नुकसान हो रहा है, पब्लिक के लिए एक जो पोस्ट है आपके लिए हमें भारी पड़ रही है, इसलिए आपको कैसे निकाला जा सकता है उनको, ये कैसे निकालने का मतलब शब्द थोड़ा सा गलत आ जाता है यहाँ पर। प्री मैच्योर जो रिटायरमेंट है उनको किस तरीके से दिया जा सकता है, उनको प्रायर नोटिस दिया जा सकता है 3 मंथ्स का, ठीक है, कि आपको अब सर्विसेज से जो है वो हम प्रीमेच्योरली रिटायर करेंगे, या फिर 3 मंथ्स की इक्वल सैलरी और उसके जो भी अलाउंसेज जो है वो एडवांस में पे कर दिए और आपने इनको प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया है।
कुछ लोग जैसे आपने MTNL में, BSNL में पहले देखा होगा, कुछ PSUs के अंदर देखा होगा, वो हम प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन वो इसी तरीके से कि भी आपको ऑप्शन दे दिया कि आप ऐसा रास्ता अपना सकते हैं, वो भी एक तरीके का प्री मैच्योर रिटायरमेंट ही था। ये चीजें समझ लीजिए आप इनको कि भाई जो मेन चीजें हैं, जो भी लंबी चौड़ी यहाँ पर मेन चीजें हैं यहाँ पर, वो दोनों के अंदर यही आ रही हैं चीजें। जो पेंशन रूल्स जो हैं उसमें जो नॉन 30 साल की जो सर्विस पूरी कर ली है, वो उनके लिए फिर वो रिटायरिंग पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो एक छोटी सी अलग चीज आ जाती है यहाँ पर, अदरवाइज जो केसेज जो नॉर्मल में तो रहेंगे। अब हम यहां पर ये कहेंगे ब्रोडर क्राइटेरिया क्या है इस प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का, कि भी कौन होगा, क्या जिनकी ऐसे केवल सर्विस के बेसिस, ये कोई सर्विस का बेसिस नहीं है, तो मेन बेसिस है। मेन बेसिस का मतलब जैसे कि मीन्स बॉलर जो है वो अपील करता है कि भाई ये लेग बोर्ड बिफोर मीन्स के उसके लिए LBW के लिए लेग बिफोर विकेट के लिए अपील करता है, तो भैया मेरी जो बॉल जा रही थी वो उसके स्टंप के बीच में जो लेग है वो आड़े आ रही थी, ठीक है। फिर जो रिव्यू के लिए अंपायर जो देखता है, थर्ड अंपायर जो देखता है कि क्या वाकई में बॉल लीगल थी, पिचिंग इन लाइन है, फिर क्या स्टंप में जाके टकरा रही है, कहीं बैट को तो नहीं टकराई, सारी चीजें देखते हैं। तो ये तो एक बड़ी बात होगी कि क्वालिफिकेशन एरिया हो गया, क्योंकि जो इतनी सर्विस होनी चाहिए इससे इसकी कम सर्विस में आना चाहिए। जिनकी भी इंटीग्रिटी डाउट में है, इंटीग्रिटी डाउट होने का मतलब ये तो वर्ड अलग हो गया, यानी जो कि जहां पर भी जिनकी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है, जैसे प्रूव नहीं हो पाए हैं, विजिलेंस जिनका चल रहा है, ठीक है ना, वो अंडर रिव्यू आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली अंडर रिव्यू आ जाएंगे। जिनकी भी इंटीग्रिटी डाउटफुल है वो सब के सब इस रिव्यू के अंदर आ जाते हैं। जिनकी सर्विसेज अब इफेक्टिव नहीं रही, जिनका काम जो है अब इफेक्टिव नहीं है, जिनकी कंपिटेंसी नहीं रही है, और बहुत सारी चीजें यहां पर हैं, वो इसके दायरे के अंदर आ जाते हैं। क्या होगा, एक रिव्यू कमेटी बैठेगी, एक रिव्यू कमेटी हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, हर एक मंत्रालय के अंदर रिव्यू कमेटी होगी, हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके हेड्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं कि कौन हेड्स हो सकते हैं। वो पहले एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसके अंदर जिनकी एज 50 साल की हो गई है, लेकिन सर्विस जो है वो 35 साल पे मीन्स एंटर हो जानी चाहिए थी, 35-50 वाले, एक 55 साल की एज वाले, एक 30 साल की सर्विस वाले। ये 3 तरीके से 3 कैटेगरीज में जो है वो एम्प्लॉइज की, ऑफिसर्स की लिस्ट बन जाएगी। ये फिर अंडर रिव्यू आ जाएंगे। अंडर रिव्यू का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको निकाल दिया जाएगा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, जी नहीं। जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, जिनके खिलाफ में मींस करप्शन के बहुत से संगीन चार्जेज हैं, सीरियस चार्जेज हैं, जिनके खिलाफ में विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, करप्शन में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके लिए ये सारी चीजें की जानी है। इससे कहीं पर भी कोई वो खलबली मचाने की जरूरत नहीं है। लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं इनको, ऑर्डर्स को, और किसी सरकार विशेष को, या इस तरीके से मीन्स मालाफाइड इंटेंशन से उनके बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम आपको ऑलरेडी बता दें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रूल 50 से अभी में इसमें कोर्ट की वर्डिक्ट्स भी हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट में या किसी स्टेट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर क्या ये मैटर्स गए हैं क्या, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 कैटेगरीज आप समझ लीजिएगा, 35 साल की एज में सर्विस में आए, 50 साल की एज हो गई, दूसरा केस है 55 साल की जिनकी एज होगी, किसी भी एज में आए थे, या 30 साल की जिन्होंने सर्विस पूरी कर ली। 3 कैटेगरीज बनेगी एम्प्लॉइज की, और उन एम्प्लॉइज में फिर ये ब्रॉडर क्राइटेरिया जो है फॉलो करते हुए चीजें बनेगी। अब आप यहां पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जो मेमोरेंडम है 2020 का, 28 अगस्त 2020 का, उसके अंदर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो है वो JN सिन्हा ऐसे करके शायद कोई केस है, कोई वर्डिक्ट JN सिन्हा ऐसा कोई केस है, और उनकी वर्डिक्ट लिखी हुई है। उसमें किसी समय में चैलेंज किया गया था कि ये फंडामेंटल रूल्स 15(6)J जो है लिखा हुआ है ये गलत है। तो वो एम्प्लॉय एसोसिएशन ने किया होगा, खैर हमने ज़्यादा स्टडी नहीं किया, जिन्होंने भी किया वो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस रूल में, क्योंकि जो प्रीमेच्योर रिटायर किया जा रहा है वो इसी रूल के तहत किया जा रहा है, तो इस रूल को चैलेंज किया गया कि ये गलत है, ये फंडामेंटल रूल गलत है। जबकि अपेक्स कोर्ट ने, जो कि दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये रूल 56 कहीं से भी गलत नहीं है। रूल 56J कहीं से भी गलत नहीं है, ये अपनी जगह पर सही है। इसको कहीं भी किसी भी तरीके से गलत लेने की कोशिश ना की जाए। फिर उन्होंने थोड़ा सा लेंथ डिफाइन किया कि ये किसी भी मालाफाइड इंटेंशन के साथ में इस तरीके से, बाहर तरीके से किसी एम्प्लॉय के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी रिव्यू कमेटी बना दी और किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो कि काम में इफेक्टिव, कॉम्पिटेंट है, इफेक्टिव है, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, इंटीग्रिटी इंटैक्ट है, स्टिल आपने उसको प्रीमेच्योर रिटायर कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। जबकि रूल 56J के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो। वो अफेल्ड किया है, किसने हेल्ड किया है, इस रूल्स को सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। हम आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर ले।
बार बार पत्राचार हो रहा था डीओपीटी की तरफ से, सभी मंत्रालयों विभागों को भेजा जा रहा था, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा है। अब सरकार सख्त है, डिपार्टमेंट सख्त है, और ये काम जो है, ये छंटनी जो है वो धीरे धीरे आगे के लिए शुरू की जाएगी। ये चीजें समझिएगा। और एक चीज और है, क्या किसी को अपनी रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है या नहीं है? मान लीजिए किसी एक्स एम्प्लॉय का, एक्स ऑफिसर का नाम आ गया, ठीक है, एक्स ऑफिसर का नाम आ गया रिव्यू कमेटी में और उसको थमा दिया गया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए जो है लेटर उनको थमा दिया गया कि भाई अब आपको ये 3 महीने का नोटिस हम दे रहे हैं, नोटिस थमा दिया गया, 3 महीने की जो भी सैलरी वगैरह अलाउंसेज है ये देने से पहले, सर्व करने से, सर्व जैसे ही किया जाता है, उन एम्प्लॉय या ऑफिसर के पास में राइट है, पूरा अधिकार है। शायद 2 हफ्ते का समय होगा, 15 दिन का समय आएगा, समय होगा, शायद देखना पड़ेगा उसको, उनको अपनी बात रखने का अधिकार होगा कि ऐसा जो जिन ग्राउंड्स पे आपने मुझे आप यहां से जो है वो प्रीमेच्योरली रिटायर करना चाहते हैं, ये मेरे पे अप्लाई नहीं हो, मतलब इसको चैलेंज करने का अधिकार हमेशा ऑफिशियल या ऑफिसर के पास में हमेशा रहेगा। तो आप कहोगे कि साहब कौन होगा, इससे क्या, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ में, जिस भी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ में वो चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे, जिनके खिलाफ में भी, जो सबसे बड़ी बात है इस कैटेगरी में आ गए, एज वाली सर्विस वाली कैटेगरी में आ गए, और दूसरा जिनके खिलाफ में करप्शन के चार्जेज हैं, विजिलेंस की इंक्वायरीज हैं, वो ऑटोमेटिकली ही इसके दायरे के अंदर आ जाते हैं। तो हम इसको समराइज करें, कहीं से भी इसको लेकर के कोई मिस इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, कोई रूमर्स फैलाने की जरूरत नहीं है, सही ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। इसीलिए हम ऐसे छोटे छोटे सेशंस जो हमने चैनल को इसीलिए बनाया, हमने नया चैनल यूट्यूब चैनल जो इसीलिए हमने रखा है कि इसको भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। 3 कैटेगरीज होगी, 35 साल के ऐसे कम सर्विस में आ गए, 50 साल की एज होगी पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी जिसमें 55 साल की आपकी एज होगी, चाहे किसी भी एज में आप सर्विस में आए हो, तीसरी कैटेगरी जिसके अंदर 30 साल की सर्विस दे दी है, 30 साल की सर्विसेज रेंडर कर दी हैं। ये 3 कैटेगरी, 2 कैटेगरी ग्रुप ए और बी के लिए हैं, तीसरी कैटेगरी जो है वो ग्रुप सी एम्प्लॉइज के लिए। 2 रूल्स अप्लाई होंगे, एक एफआर रूल 56J और एक सीसीएस पेंशन रूल जो कि रूल 48 जो है 1972 का, वो अप्लाई होगा, जिनके हिसाब से 3 महीने के नोटिस के साथ में, 3 महीने की सैलरी के साथ में एम्प्लॉय को, ऑफिसर को प्रीमेच्योरली रिटायर किया जा सकता है सर्विसेज से नोटिस दे करके, और एम्प्लॉय के पास में उसे चैलेंज करने का अधिकार रहेगा, रिप्रेजेंट करने का अधिकार रहेगा। सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को होगा जिनके खिलाफ में करप्शन के चार्जेज हैं। ये किसी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं है, किसी तरीके से ये कोई कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं है। एक समझते हो आप, कंपलसरी या फिर फोर्स रिटायरमेंट नहीं है, उसकी कैटेगरी में नहीं आता, ना ही किसी प्यूनिटिव एक्शन के अंदर आता है जो कि पनिशमेंट है, उसके सीसीएस के रूल्स में जो पनिशमेंट हैं उनके अंदर भी नहीं आता है कि ये कैटेगरीज है, जिसमें इसमें जो है मेडिकल फिटनेस जो है वो भी इसके अंदर कंसीडर की जाएगी। शायद कहीं लिखा होगा, हमें देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। मेडिकल फिटनेस भी जो बड़ा कंसर्न रहेगा जितना हमारी नोटिस के अंदर है कि वहाँ पर जब फिटनेस की दिक्कत आएगी, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि सर्विस में आए मेडिकल फिटनेस का ऐसे आज के डेट से कोई इश्यू हो गया तो उन्हें रिटायर कर दिया, जी नहीं, इन क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, एज वाले क्राइटेरिया के अंदर आता है 35-50 वाला और 55 वाला और 30 वाला, ठीक है, इन क्राइटेरिया के अंदर आता है। और फिर मेडिकल फिटनेस का इशू है तो उन्हें भी अपने काम में इनइफेक्टिव, इनकॉम्पिटेंट मानते हुए जो है वो प्रीमेच्योरली रिटायर किया जा सकता है। आप हमारे साथ में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे बड़ा टॉपिक है, रनिंग टॉपिक है, जिसमें हमें नेक्स्ट सेशन लेकर के आने की जरूरत है, तो हम रेगुलरली अपने हिसाब से तो लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों की भी रिकमेंडेशन हो सकती है, सजेशन हो सकता है, फीडबैक हो सकता है कि हम किस जो टॉपिक पे हैं, जो प्रायोरिटी के बेसिस पर बात करें, हम उसी टॉपिक पर जो है वो अच्छी जानकारियाँ लेकर के आप लोगों के साथ में ऑथेंटिक, जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव थिंग्स आप लोगों के साथ मिला करके शेयर करेंगे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।